नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। ये कहानी है उस मशहूर 1857 के सिपाही विद्रोह से भी बहुत पहले शुरू हुए संघर्षों की। कह सकते हैं कि ये वो छोटी छोटी चिंगारियां थीं जिनसे मिलकर 1857 की आग भड़की थी। तो सवाल ये उठता है कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई की असली शुरुआत हुई कब? ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहला जवाब आता है 1857। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि कहानी इससे कहीं पुरानी और गहरी है? चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है जिसमें ये विद्रोह पनप रहे थे। देखिए, ब्रिटिश नीतियां कई समुदायों के लिए सिर्फ कोई मामूली बदलाव नहीं थीं, बल्कि उनकी पूरी दुनिया में एक जबरदस्त उथल-पुथल मचा रही थीं। तो यहां पर ना दो अलग-अलग दुनियाओं का सीधा सीधा टकराव था। एक तरफ थी वो पारंपरिक व्यवस्था, समुदाय आधारित, जहां जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं थी बल्कि सबकी रोजी रोटी का जरिया थी। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, और उनका मकसद बस एक, ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना। अब इसके लिए लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली भले ही तबाह हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। और पता है, इसी टकराव से एक शब्द निकला, देखो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि उन सभी बाहरी लोगों का प्रतीक था जो अपने साथ शोषण का एक पूरा का पूरा सिस्टम लेकर आए थे, जैसे कि साहूकार, नए जमींदार और जाहिर है कंपनी के अफसर। संघर्ष का जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था, वो था जमीन का छिन जाना। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है 1831 के कोल विद्रोह में। तो हुआ ये कि कोल आदिवासियों की जमीनें बड़े पैमाने पर छीनकर बाहरी किसानों और साहूकारों को दी जाने लगी। अब ये जो नए लोग थे वो भारी टैक्स वसूलते थे। तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोलों ने अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था पर हुए इस हमले का बहुत पुरजोर जवाब दिया। और इस विद्रोह की शिद्दत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसको दबाने के लिए कंपनी को बाकायदा एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन उससे पहले ही करीब करीब 1000 दिकुओं को मार दिया गया था। तो ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा, एक संगठित विद्रोह था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं संथाल विद्रोह की ओर और देखते हैं कि कैसे इन बाहरी लोगों ने कर्ज और निर्भरता का एक ऐसा जाल बिछाया जिसने एक और बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे दिया। ये प्रक्रिया बहुत ही सोची समझी थी, एक तरह का ट्रैप। पहले तो संथालों को जंगल साफ करके खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। फिर जैसे ही जमीन खेती लायक हुई, उस पर भारी टैक्स लगा दिया गया। अब टैक्स चुकाने के लिए उन्हें उन्हीं दीकू साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, और जब वो ऊंची ब्याज दरों वाला कर्ज नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें ही उनसे छीन गई। ये एक पूरा चक्र था, बेदखली का एक सुनियोजित जाल। और इसीलिए संथालों ने अपने विद्रोह को एक नाम दिया, हुल। हुल का मतलब था मुक्ति के लिए एक आंदोलन। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में उन्होंने साफ साफ कंपनी शासन के अंत की घोषणा कर दी। मतलब ये सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये आजादी का ऐलान था। ये तस्वीर ना एक और गहरे संघर्ष की ओर इशारा करती है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग जीवन शैलियों के टकराव की भी थी। एक तरफ पहाड़ियां लोगों की झूम खेती, जिसका प्रतीक है कुदाल, और दूसरी तरफ संथालों की स्थायी कृषि, जिसका प्रतीक है हल। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही करिश्माई नेता बिरसा मुंडा की और उनके आंदोलन की, जिसका लक्ष्य सिर्फ जमीन के अधिकार हासिल करना नहीं था, बल्कि पूरी राजनीतिक और धार्मिक आजादी पाना था। बिरसा मुंडा के आंदोलन का नाम था उलगुलान। इसका मतलब होता है महान हलचल। और सच कहूं तो ये नाम इसके पैमाने और इसकी महत्वाकांक्षा को बिल्कुल सही ढंग से बयान करता है। उलगुलान के लक्ष्य एकदम साफ थे। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, इसका सीधा मकसद था ब्रिटिश शासन और सभी बाहरी लोगों को खत्म करना, जबरन मजदूरी यानी बेगार को खत्म करना और एक आजाद मुंडा राज की स्थापना करना। ये पूर्ण संप्रभुता की लड़ाई थी। अच्छा, अब जरा तस्वीर को और बड़ा करके देखते हैं। ये जो विद्रोह थे, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप में फैले एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा थीं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1857 से दशकों पहले प्रतिरोध की आग हर जगह सुलग रही थी। पश्चिम में भीलों से लेकर सिंहभूम में हो आदिवासियों तक, उत्तर पूर्व में खासी लोगों से लेकर पूर्वी पहाड़ियों में खोंड समुदाय तक, पूरे भारत में लोग लगातार लड़ रहे थे।
और ये जो असंतोष था, ये सिर्फ जंगलों और गांव तक ही सीमित नहीं था। ये उस सेना के अंदर भी पनप रहा था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता था। सिपाहियों की शिकायतें भी लगभग वैसी ही थीं। वेतन में भेदभाव, अंग्रेज अफसरों का बुरा बर्ताव और सबसे बढ़कर उनकी धार्मिक मान्यताओं का अपमान। चाहे वो समंदर पार करने की शर्त हो या फिर नए कारतूसों का मामला, सांस्कृतिक असंवेदनशीलता और शोषण का दबाव उन पर भी बढ़ता जा रहा था। तो इन सब बातों के बाद चलिए इन शुरुआती विद्रोहों के नतीजों और उनके लॉन्ग टर्म असर का एक आकलन करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्योंकि इन सभी विद्रोहों को बहुत क्रूरता से दबा दिया गया था, तो क्या हम इन्हें बस एक नाकामी मानकर छोड़ दें? नहीं, जवाब इतना सीधा नहीं है। हाँ, ये सच है कि ये विद्रोह स्थानीय थे, एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, लेकिन उनका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इन्हीं विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को कानून बदलने पर मजबूर किया, जैसे कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसने आदिवासियों के भूमि अधिकारों की कुछ हद तक रक्षा की। लेकिन शायद सबसे बढ़कर उन्होंने प्रतिरोध की एक ऐसी मजबूत विरासत छोड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। तो ये असफलताएं नहीं थीं, ये आज़ादी की लड़ाई की नींव के पत्थर थे। और ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं हैं। जमीन, संस्कृति और पहचान की ये लड़ाइयां आज भी कई रूपों में जारी है। तो ये सवाल बहुत जरूरी है कि इन संघर्षों की गूंज आज हमारे समाज में कैसे और कहां सुनाई देती है।